लेकिन अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने प्रचंड जीत अपनी मेहनत से तो हासिल की, लेकिन साथ ही विपक्ष की एक बड़ी विफलता उनका मजबूत ना होना था, जिसके चलते बीजेपी ने वहां पर जीत दर्ज की और कांग्रेस बंगाल में लगभग अप्रासंगिक हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद बंगाल से उम्मीद तो होगी कुछ बदलावों की आपको भी। जी देखिए, इस जीत में मैं अगर आप थोड़ा सा अनइंटरप्टेड मुझे बताएं तो इस जीत में सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका है भाजपा की इस जीत में तो ममता बनर्जी और उनकी सरकार की है। ममता बनर्जी ने 15 साल में एक ऐसी सरकार चलाई, ऐसा कुशासन उनका रहा, इतना लोगों बंगाल की जनता का मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट सहित उनके सरकार और उनके पार्टी के प्रति इतना गुस्सा, इतना क्षोभ, इतना विक्षोभ रहा कि सामने जो पार्टी आई, मैं अभी भी कहता हूं भाजपा की इस प्रचंड बहुमत के बावजूद भी कहता हूं कि बंगाल और बंगालियों की जो मेंटालिटी है उसके साथ बीजेपी की जो मेंटालिटी है वो मैच नहीं करती। फिर भी सिर्फ और सिर्फ ये परित्राण का चुनाव था। मैं बताता हूं कि तृणमूल के इस मतलब इस खराब शासन व्यवस्था से, इस भ्रष्टाचार से, टूटी हुई लॉ एंड ऑर्डर से, हजार तरह की जो विफलताएं थी, आप एक सामान्य से किसी गांव में अगर पाई पाई जोड़ के एक जमीन अगर खरीदते हैं घर बनाने के लिए तो आप उसमें पहली ईंट नहीं रख पाएंगे, उससे पहले आपको वहां लोग पहुंच जाएंगे कि मुझे हमारे पार्टी को इतना चंदा चाहिए वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए कई बार क्या होता है कि अगर आप गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो आप चलती गाड़ी से कूद जाते हैं। कूदने में आपके हाथ पांव टूटने का रिस्क है, आपके जान जाने का रिस्क है, नुकसान होने का रिस्क होता है, पर लोग उस परिस्थिति से बचने के लिए वो रिस्क लेते हैं। बंगाल में भी तृणमूल एक ऐसी परिस्थिति में आ गई थी कि लोगों को लगता था कि मेरा घर जल रहा है तो छत से कूद गए, अब नीचे गिरे हैं, वहां रिस्क था पर उन्होंने भाजपा नामक एक रिस्क लिया है। आगे हमें देखना है कि क्या साबित करता है। कांग्रेस कहाँ गई सर? बंगाल में विधानसभा चुनाव चलेगा 2029 में लोकसभा चुनाव भी आएंगे, लोकसभा की भी सीटें आती है बंगाल। लोकसभा के चुनाव आएंगे 2029 के लोकसभा चुनाव में, आप देख लीजिएगा कि बंगाल में दो ही पार्टियां रहेंगी, एक भाजपा और साथ में उसके साथ लड़ाई करेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है। हम जब यूथ कांग्रेस के दौरान में जब हमें ट्रेनिंग दी जाती थी तो ये बताया गया था, हमें बताया जाता था कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दो चीजों पर चलता है, एक आपका संगठन और दूसरा होता है आपका आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग। तो आइडियोलॉजिकल जो बॉन्डिंग है, देखिए हम आरएसएस बीजेपी से समझ नहीं रखते हुए कहते हैं उनमें एक आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग नाम की चीज है, वामपंथियों में एक आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग नाम की चीज है, पर तृणमूल तरह की जो पार्टियां हैं उसमें आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग नाम की कोई चीज नहीं है। वो केवल सत्ता का सुख, सत्ता से होने वाले फायदे, मनी, पैसे, सिंडिकेट, इसी से पार्टी चल रही थी। अब चूंकि सरकार नहीं है, उनके पास पुलिस नहीं है, उनके पास कमाने का जरिया नहीं है, ये पार्टी 6 महीने बाद बंगाल में माइक्रोस्कोप से ढूंढते नहीं मिलेगी। तो एक धड़ा जिसने भाई चोरी वगैरह की है, जिसकी फाइलें भाजपा के पास है, वो भाजपा में चले जाएंगे, बाकी जो साफ सुथरे लोग बचेंगे वो कांग्रेस में आएंगे। तो ये है, ममता बनर्जी ने विपक्ष को शून्य करने की जो आनी थी सत्ता में आते ही हम मैं सवाल मैंने 2 बार केतन जी मैंने 2 बार सवाल आपसे मैंने आपसे 2 बार केतन जी सवाल पूछा और मैंने कांग्रेस को सेंट्रिक में रख के सवाल पूछा, लेकिन दोनों ही बार आपने टीएमसी को लेकर बात की। टीएमसी गायब हो जाएगी, आइडियोलॉजिकल मैच इधर नहीं है। अरे तो आपका आइडियोलॉजिकल मैच है क्या? अगर आपका आइडियोलॉजिकल मैच है, अगर आपका आइडियोलॉजिकल मैच है अगर, तो विधानसभा चुनावों में दिखना तो चाहिए था आइडियोलॉजिकल मैच। क्या हुआ? यहाँ तो मैच ड्रॉ ही हो गया, लगता कांग्रेस का ड्रॉ हो गया सर, ड्रॉ हो गया पहले ही, कांग्रेस पहले ही बाहर हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा लगा। मैं वही इसीलिए मैं कांग्रेस सेंट्रिक सवाल पूछ रही थी। मैं बताता हूं, थोड़ा पृष्ठभूमि बताता हूं, थोड़ा सुन लीजिए। नहीं अब वो बहुत पुरानी बात हो गई सर, अभी मैं रेलेवेंस, आज के रेलेवेंस में बात कर रही हूँ। कभी कांग्रेस जो हुआ करती थी, अभी विधानसभा के चुनावों के रेलेवेंस में मैं बात कर रही थी। धनंजय जी जल्दी से 30 सेकेंड जो केतन जायसवाल जी ने कहा, फिर उसके बाद दुष्यंत जी, विपिन जी, मैं आपके पास आती हूँ। तो राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि कांग्रेस ने इस बात को पहले ही भाप लिया था। राहुल गांधी जी ने चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि ममता बनर्जी ने जो स्थितियां बंगाल में क्रिएट की है उससे क्लियर कट है कि भाजपा के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तो ये कांग्रेस को बात का एहसास पहले से था। दूसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी और टीएमसी, आप देखेंगे कि कोई इंडी करके कोई अलायंस है इनका,
अब वो इंडी में कौन हिंदी में समझ में नहीं आता है कि कौन उस अलायंस में भीतर है, कौन बाहर है, कौन किसको स्टेट में लड़ता है, कौन किसके साथ सेंटर में खड़ा हो जाता है, ये समझ में नहीं आता। ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस को गैर राष्ट्रवादी मानती है। अब इनका क्या है, न कहते ना कि ना तुम ही मिले ना मुकम्मल तुम्हारी ईद हुई, अब तुम ही बताओ ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। तो ये इन लोगों के बीच में मोहब्बत का रिश्ता क्या है, ये मुहर्रम का रिश्ता है कि ईद का रिश्ता है, समझ में ही नहीं आता। इनके आपस में जूतम पैजार इतनी है इंडी अलायंस की जो समझ से परे। दूसरी बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी की अब बात करें तो राजनीति की रेस से कांग्रेस बंगाल में कहीं दूर दूर तक नहीं है। अगर टीएमसी नहीं रहेगी तो कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस तो पहले से नहीं है, तो टीएमसी नहीं रहेगी तो फिर कुछ नहीं रहेगा वहां। कांग्रेस की हालत वही हो चुकी है, कम्युनिस्ट पहले से खदेड़े जा चुके हैं। तो स्थिति जो बंगाल की है, बंगाल आज राष्ट्रवाद के घोड़े पर सवार होकर के राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में आ चुका है। कांग्रेस पार्टी अब बंगाल में तो बहुत पहले इनका बुरिया बिस्तर बना चुका है। कई राज्यों में आप देखेंगे, कई राज्यों में तो 9 के एमएलए बचे हैं, 9 बने हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने संगठन समझा रहे थे। संगठन शास्त्र है क्या? संगठन शास्त्र संघ के द्वितीय संचालक श्री गुरुजी ने उसकी परिभाषा दी है कि संगठन शास्त्र है अपना होकर अपने जैसा व्यवहार करना। दूसरी बात, आपकी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी से जब तक चल रही थी तब तक देश के कोने कोने में थी। अब किसी आइडियोलॉजी से नहीं चल रही है, वो एक फैमिली से चल रही है, ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली। और इसीलिए जब फैमिली से चलने के कारण कहीं कुछ नहीं हो पा रहा। ठीक है, दुष्यंत नागर साहब, भय मुक्त बंगाल की बात की थी बीजेपी ने। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण, और मैं इसीलिए बात कर रही हूं क्योंकि जब आप पूरे नीचे के सिस्टम पे जाएंगे तो 15 साल से वही देखा गया है, और इसीलिए बीजेपी को नीचे से लेके ऊपर तक पूरे सिस्टम में एक बदलाव लाना होगा। और जब सिस्टम में बदलाव आएगा तब जनता महसूस करेगी कि भय मुक्त है। वो भी पूरी ईमानदारी से लाना पड़ेगा, बिना पक्षपात के लाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीनी हालात हैं वो हम सब जानते हैं किस तरह के हैं। कांग्रेस समेत सभी प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी तो उसमें एक मूल निचोड़ तो यही आता है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, और जो एजेंसियां, चाहे वो पुलिस है चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भेदभाव के साथ कार्य कर रहा था। इन्हीं विधानसभा चुनावों से पूर्व देवाशीष कांग्रेस के एक लीडर थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो वो हम सब ने देखा है। इसको ठीक करने के लिए राज्य सरकार को काम करना पड़ेगा। प्लस बहुत बड़ा कैंपेनिंग बीजेपी ने जो चलाया वो घुसपैठिया के नाम पे चलाया है। तो आपको घुसपैठियाओं को बाहर करना, उनका सही से आकलन करना, कितने हैं क्या हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके नाम पे आपने वोट ली है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और जितना स्मगलिंग होती है वहाँ पे अवैध रास्तों के द्वारा, उस सब को रोकना चुनौतियों की एक लंबी फेहरिस्त भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार। मुझे दो ब्रेकिंग जल्दी से देनी है। एक तो दिल्ली में बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा इसी बीच में